हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का तीसरा क्लास शुरू करने वाले हैं और इस क्लास में हम लोग और कुछ सवाल करेंगे यूनिट लिखने के ऊपर, यानी हाउ टू राइट यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी, वो कैसे हम लोग लिखते थे उस पर कुछ और सवाल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स किसको कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स वो होता है जिसे हम लोग एक और नाम देते हैं टॉर्क। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे इसको, है ना। ये क्या कहलाता है? टॉर्क। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो टॉर्क। अब ये टॉर्क कौन सी बला है ये ध्यान दें। तो टॉर्क जो होता है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये फोर्स होगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई, यानी एक तरह का डिस्टेंस होगा, है ना। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है और आर क्रॉस एफ। तो हम लोग अभी सीधा जानेंगे कि एक तो फोर्स है, ठीक है, एक क्या है, एक फोर्स है और दूसरा क्या है, डिस्टेंस है। ध्यान रखें, फोर्स है और क्या है, डिस्टेंस है। कैसा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है ना। न्यूटन इंटू मीटर एनर्जी का भी मिला था, और न्यूटन इंटू मीटर किसका मिला है? इसका, आपका टॉर्क का भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस। शायद ये मैंने आपको पिछले क्लास में करवा दिया था, चलो एक बार रिपीट किया जाए। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता होगा, परपेंडिकुलर फोर्स, या मैंने आपको बताया था रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या, एरिया, यही बताया गया था। अच्छा, तो अब क्या लिखे थे यहाँ पे? न्यूटन डिवाइडेड बाई मीटर का स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। ये हो गया था आपका क्या, स्ट्रेस। अच्छा, उसके बाद अगर स्ट्रेन का बात करें, ठीक है ना, ये क्या है, स्ट्रेस। स्ट्रेन का बात करें तो स्ट्रेन क्या होता था? स्ट्रेन होता था चेंज इन लेंथ। ध्यान से सुनेंगे, क्या है? चेंज इन लेंथ। ठीक है, अच्छा, डिवाइडेड बाई क्या, ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ। अच्छा जी, अब क्या करना है, इसको क्या लिखना है? इसका यूनिट लिखना है। तो यूनिट लिखना है तो क्या करोगे? यूनिट लिखने के लिए आप देखो चेंज इन लेंथ, यानी किसी भी चीज में चेंज आए ना, तो चेंज का मतलब जिस चीज में चेंज आ रहा है उसी का यूनिट लिखा जाएगा। जैसे चेंज इन वेलोसिटी, तो किसका यूनिट लिखा था आपने? वेलोसिटी का। अभी चेंज इन लेंथ है, किसका यूनिट लिखोगे आप? लेंथ का। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। और ओरिजिनल लेंथ क्या होगा? इसका भी मीटर, यानी मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो ये क्या होता है? यूनिटलेस क्वांटिटी होता है ना। एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका कोई यूनिट नहीं है, ये एक प्योर नंबर है। क्लियर है सबको? ओके, नोट करते चलेंगे जरूर साथ साथ मेरे, है ना। ये शायद नोट्स में ना मिले कुछ एक सवाल, तो आप साथ साथ ही नोट करते जाए। अगला क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बस अभी नाम जान ले सभी का, है ना, ज़्यादा इसमें अंदर घुसने का कोशिश मत करें। अभी जाने कि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है और जिसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके बराबर होता है? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर, है ना, और डिवाइडेड बाई स्ट्रेन का क्या होता है? यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। इसलिए अब क्या कहोगे कि सर इसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट जो होगा ना, वो क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, नोट कर लीजिए, अगले सवाल में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो होता है ना, ये इक्वल होता है फोर्स अपॉन लेंथ का। ठीक है, सरफेस टेंशन किसके बराबर होता है? फोर्स अपॉन लेंथ का, है ना। तो अगर आपसे सरफेस टेंशन के बारे में पूछे, उसका यूनिट पूछे, तो फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन, और लेंथ का क्या होगा? मीटर। तो आप क्या लिखोगे? न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर किसका हो गया? सरफेस टेंशन का। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी किसके बराबर होता है? सरफेस एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एरिया। ठीक है ना, सरफेस एनर्जी किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एरिया। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी तरह का एनर्जी हो तो आप क्या जानते हो? उसका यूनिट होता है जूल, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, यानी जूल पर मीटर स्क्वायर किसका हो जाएगा? सरफेस एनर्जी का। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, एकदम बिल्कुल आपने पहली बार इसका नाम सुना होगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जैसे फ्रिक्शन होता है ना सरफेस के ऊपर, वैसे ही लिक्विड में क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, और इसका यूनिट लिखने के लिए बोला गया, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या है? फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट आप क्या जानते हो? न्यूटन। डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप सेकेंड को ऊपर भी लिख सकते हो। क्लियर? अच्छा, अब क्या करो, यहाँ पे ये वाला मीटर आपस में कैंसिल हो गया, तो क्या बना? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, दिस इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर? नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट।
ठीक है। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लोगों को पता है H बराबर होता है H इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, है ना, एम सी डेल्टा टी, मीनिंग समझते हैं सबका। डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, नंबर एक। अब उसके बाद क्या है, सी है जो स्पेसिफिक हीट है ना, सी क्या है, स्पेसिफिक हीट है, और एम क्या है, मास है। क्लियर, हमें किसका पता करना है, स्पेसिफिक हीट का। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, C निकाल लेंगे। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H डिवाइडेड बाई M इंटू डेल्टा टी, ठीक है। H क्या है, हीट एनर्जी है, तो हीट का यूनिट क्या होगा, जूल होगा, क्योंकि एक तरह का एनर्जी है, ठीक है। मास का यूनिट क्या होगा, केजी, जूल पर केजी। और अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट आप क्या जानते हो, केल्विन, तो चेंज इन टेम्परेचर भी क्या होगा, केल्विन होगा। तो इसको आप क्या लिखोगे, केल्विन, यानी जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है ना। इसको ऐसे पढ़ते हैं, जूल पर केजी पर केल्विन, लेकिन लिखते कैसे हैं, जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है ना, ऐसे भी लिखा जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी किसके बराबर होता है, तो मास इनटू स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना, मास इनटू स्पेसिफिक हीट। मास का क्या होगा, केजी, और स्पेसिफिक हीट का भी क्या आया था, ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट का आया था जूल पर केजी पर केल्विन, है ना, ऐसा। तो ये केजी से केजी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, जूल पर केल्विन, और ये क्या निकल के आया, स्पेसिफिक हीट का यूनिट। नोट कर लेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर का स्क्वायर, ठीक है, सभी का मीनिंग पता है। F का मतलब फोर्स, G का मतलब ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोला जाता है। m1 m2 दो मासेज है, और r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेज, ठीक है, यानी r डिस्टेंस है। आपको इसका यूनिट लिखता है, तो G इज इक्वल टू क्या लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। F का मतलब क्या होता है, न्यूटन, F का मतलब फोर्स, फोर्स का मतलब क्या, न्यूटन। अच्छा, R का मतलब डिस्टेंस, तो मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अच्छा ये क्या हो जाएगा, केजी इंटू केजी, केजी का स्क्वायर, यानी जी का जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है ना। नोट करें इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, तो आपको एक एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा कभी, E इज इक्वल टू होता है एक फॉर्मूला H इंटू न्यू, ठीक है ना। ये रेडिएशन में एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए, मतलब लाइट में एनर्जी कितना होता है, या किसी तरह का रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, इस टाइप का रेडिएशन है ना, तो उसमें एनर्जी इसी से फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो E इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, H न्यू, ठीक है। H क्या है, यहाँ पे पहले न्यू को जानो, फ्रीक्वेंसी है ये, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और E क्या है, E है एनर्जी, ठीक है ना। अब देखो हमें क्या पता करना है, प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट लिखना है, ठीक है। तो H बराबर क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई न्यू, है ना। अच्छा, E क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है जूल, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जूल। अच्छा, और ये क्या होता है, न्यू 1/2 होता है, फ्रीक्वेंसी का 1/2, या हर्ट्ज कहते हो आप लोग, तो इसको क्या लिखा जाएगा, जूल सेकेंड, ठीक है ना। किसका लिखा जाएगा, ये देखो प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या निकल के आया, यूनिट जूल सेकेंड। अच्छा, इसको आप बदल भी सकते हो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके बाद बदला भी जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है, तो देखो यहाँ से आप जूल को लिख सकते हो न्यूटन इंटू मीटर इंटू सेकेंड, ठीक है। जूल को लिख दिया न्यूटन मीटर, और सेकेंड को सेकेंड। अच्छा, न्यूटन को क्या लिखा जा सकता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। तो इसको भी बोला जा सकता है, ये भी किसका यूनिट बन के आ गया, प्लैंक्स कांस्टेंट का, ठीक है। तो दोनों एक ही बात है, जूल सेकेंड लिखो या फिर ये चीज़ लिखो, दोनों क्या है, सेम है। और ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस छोटा है, तो हम लोग तो चाहते ही हैं कि साइंस में कि ज़्यादा प्रिसाइज हो जाए, छोटा हो जाए, है ना। तो ये इसको याद रखना और इसको याद रखना, इवन इसको लिखना और इसको लिखना, दोनों में फ़र्क है। इसको लिखना भी आसान है, याद रखना भी आसान है, इसलिए हम लोग इसी को यूज करते हैं जूल सेकेंड में। या फिर याद रखें कि जब भी आप H का वैल्यू पाएंगे, कहीं भी आपको दिया रहेगा ना, तो वो जूल सेकेंड में ही रहेगा। क्लियर है, चलो तो इस प्रकार से इसको अब हम लोग छोड़ते हैं। आप आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कैसे किसी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को हम लोग लिख पाते हैं, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, उसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला पता है तो फिर लिखना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग कुछ और चीज़ पढ़ेंगे, उसमें से आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था SI प्रीफिक्स,
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बहुत बच्चे इसको इग्नोर करके चलते हैं एसआई प्रीफिक्स को, ठीक है ना, और वहाँ जाके एक सडन कन्फ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के दिन कि पता नहीं 10⁻⁻6 को माइक्रो बोलते थे या फिर नैनो बोलते थे या पता नहीं क्या बोल रहे है ना। तो वहाँ जाके कंफ्यूज होने से बढ़िया है कभी से आप रिपीट करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, तो फिर ये धीरे धीरे खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। और क्वेश्चन से अगर बचना शुरू करेंगे तो फिर ये सब चीज़ें आप भूल जाओगे, ठीक है ना। तो फ्यूचर में अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो ना तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि बहुत टफ वाला ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या बहुत हल्के वाला ही प्रॉब्लम सॉल्व, नहीं, कैसा भी प्रॉब्लम हो, कोई सा भी बुक हो, आप लेके बनाना शुरू कर दो। अगर हल्का प्रॉब्लम रहा तो वो आपको फॉर्मूले को रिवाइज करवाएगा और फॉर्मूले आपके दिमाग में घुस जाएंगे, और अगर वो टफ रहा तो फिर आपके ब्रेन को वो एक्सरसाइज करवा देगा, ठीक है ना। तो सवाल जैसा भी हो शुरू जरूर करें हल्के से, उसके बाद लोअर लेवल से धीरे धीरे आप ऊपर की ओर जाए, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। नहीं तो आप सडन एक हाई क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन बनाना शुरू कर दोगे तो वो आपको डिमोटिवेट भी कर सकता है। तो इसलिए नीचे से शुरू करें, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब क्या, एसआई प्रीफिक्स। तो ये सब प्रीफिक्स है, ठीक है। इन सब प्रीफिक्स में ये देखो, सबसे पहला जो कॉलम मैंने बनाया पावर ऑफ 10 है, ठीक है। मतलब 10⁻⁻ इतना है, 10⁻⁻ समथिंग है, 10⁻⁻, तो उसके लिए नाम दिया गया। तो पावर ऑफ 10 ये प्रीफिक्स मतलब नाम उसका है, ठीक है ना, किसको क्या कहते हैं, और ये सिंबल दिया गया है, ठीक। फिर से मैंने पावर ऑफ 10 प्रीफिक्स और सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10⁻18 को हम लोग बोला करते हैं एक्सा, और एक्सा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से। उसके बाद 10⁻15 को बोला जाता है पेटा, किससे करते हैं रिप्रेजेंट, कैपिटल पी से। 10⁻12 जो है वो टेरा, किससे रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल टी से। 10⁻9 को हम लोग बोलते हैं गीगा, ठीक है, क्या बोलते हैं, गीगा, और गीगा किससे है, कैपिटल जी से। 10⁻6 है, उसको बोला जाता है मेगा, और ये कैपिटल एम है। 10⁻3 जिसको हम लोग कहते हैं किलो, और किलो कैपिटल के से। और यहाँ पे देखो 10⁻2 हेक्टो, यहाँ पे स्मॉल एच से, और 10⁻1 यानी डेका किससे, डी ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो ये था पॉजिटिव, जिसको हम लोग यूज किया करेंगे ज़्यादातर, ठीक है ना, पॉजिटिव साइड में इसी को ज़्यादा यूज करते हैं, मतलब पॉजिटिव पावर वाले 10 का। अब देखो माइनस में आ जाओ, नेगेटिव पावर वाले पावर ऑफ 10, तो 10⁻- को हम -1 को बोलते हैं डेसी, जिसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और 10⁻2 को बोला जाता है सेंटी, और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे स्मॉल है इसमें, ठीक है ना। 10⁻³ को मिली, और इसको स्मॉल एम से, ठीक है। और 10⁻6 को क्या बोला जाता है, माइक्रो, और ये देखो इसको म्यू पढ़ते हैं हम लोग, MU म्यू, ठीक है ना, ये बिल्ली वाला म्यू है ना, उसी तरह का म्यू, ठीक। माइक्रो का ये क्या है, सिंबल है। अच्छा 10⁻9 को नैनो बोलते हैं, स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10⁻12 को पिको बोलते हैं, स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है। 10⁻15 को फेम्टो बोला जाता है, और इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 10⁻18 को एटो बोलते हैं, और इसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, देखो ये बहुत यूज होता है, ये बहुत यूज होता है, ठीक है ना, ये सब तो है ही है, ठीक है। और शुरुआत का ये देखो 10⁻6 तक आपको हमेशा याद रहना चाहिए। हालांकि आपको पूरा याद रहना चाहिए तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन मोस्टली यूजेस कौन है, मोस्टली यूजेस मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, है ना, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, है ना, इतना दूर तक बहुत यूज होता है। हालांकि कभी कभार ऐसा नहीं है कि इन सब का यूज नहीं होगा, इन सब का भी यूज होता है, लेकिन मेजर फॉर्म में इन्हीं सब का यूज होता है। क्लियर है, आप इसको नोट कर ले या फिर नोट से भी उतार सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ गाइडलाइंस है, ठीक है। जब हम लोग किसी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का या किसी भी क्वांटिटी का हम लोग क्या लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं, तब उसके लिए इंटरनेशनल सिस्टम ने कुछ गाइडलाइन दिया हम लोगों को, ठीक है। उसमें से पहला गाइडलाइन ये कहता है कि आपको हर हाल में जो यूनिट लिखोगे, ठीक है, या यूनिट लिखोगे या फिर सिंबल लिखोगे, उसको रोमन में लिखना है। रोमन समझ रहे हो ना, रोमन और इटैलिक, ठीक है। रोमन जो हम लोग वर्टिकली सीधा लिख देते हैं, ये जैसे आपने लिखा ए, ठीक है, तो ए हो गया। और एक ए को आप ऐसे भी लिखते हो, है ना, ए ऐसे करके, जिसको टिल्ट करके लिखते हो, जैसे आप लिख रहे हो एल, है ना, ये क्या सीधा एकदम, और एक एल क्या लिखोगे, इटैलिक फॉर्म में, जो एल ऐसा होता है। तो आपको हमेशा क्या लिखना है, रोमन में, इटैलिक में नहीं। इटैलिक का मतलब इंक्लाइंड वाला जो हम लोग यूज करते हैं ना, उसको नहीं लिखना, आपको किस में लिखना है, रोमन में। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो लिखा हुआ है 1 न्यूटन और 1 न्यूटन, देखो इस वाले एन में और इस वाले एन में क्या फर्क है, तो ये है रोमन और ये क्या है, इटैलिक है, ठीक है ना। तो आपको हमेशा जब भी यूनिट लिखोगे या फिर उसके सिंबल को लिखोगे तो किसको यूज करोगे आप, इसको, रोमन को, ठीक है ना। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि आप किसी भी यूनिट को लिखने के लिए कैपिटल लेटर का यूज नहीं करोगे। जैसे आप लिख रहे हो जूल, है ना, तो ऐसा नहीं कि जे कैपिटल लेके उसके बाद जूल ऐसे लिख दो, ये गलत है।
ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्मॉल JULE जूल सब कुछ स्मॉल में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें क्या करना पड़ेगा, सब कुछ स्मॉल में लेना पड़ेगा। तो वही देखो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, यूनिट इज नेवर रिटेन इन कैपिटल लेटर इवन इट इज नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट। इवन कि वो साइंटिस्ट के नाम से हो, जैसे न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, जूल साइंटिस्ट का नाम, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है। तो आप जब पूरा लिखोगे यूनिट को तो कभी भी पहला लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए। जैसे आप लिख रहे हो 12 एम्पियर, तो 12 एम्पियर सिर्फ ऐसे लिख दिया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आगे हम लोग इसका बात करेंगे। लेकिन अगर आपको लिखना है एम्पियर, ठीक है, तो AMPERE ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। कैसे, इसमें देखो सभी वर्ड स्मॉल यूज किए गए हैं, है ना। इस लेटर में, इस वर्ड में सभी लेटर कैसे स्मॉल है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है कि कभी भी हम लोग जब भी यूनिट लिखेंगे और यूनिट में पूरा नाम अगर न्यूटन लिखना हो तो न्यूटन का पहला लेटर भी कैसा होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है कि अगर कोई भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पे है, अगर कोई भी यूनिट क्या है, किसी साइंटिस्ट के नेम पे है और उसके सिंबल को यूज करेंगे, ठीक है, तब हम लोग उसके सिंबल के लिए कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। जैसे आप लिखते हो 10 न्यूटन, ये तो सर हमें पता है, क्यों बता रहे हो, ये 10 है, ये न्यूटन है, न्यूटन का पहला लेटर भी क्या है, स्मॉल है। लेकिन बहुत लोग इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, बहुत लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में, न्यूटन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो सिंबल यूज करेंगे। तो सिंबल यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कैपिटल M लिया जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था 12 एम्पियर, तो 12 एम्पियर ऐसे लिखा जाएगा, ऐसा है ना। लेकिन आप इसको शॉर्ट फॉर्म में जब लिखेंगे तो 12 एम्पियर ऐसे लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है बात। अगर आप लिख रहे हो 12 जूल, है ना, तो 12 जूल ये हो गया 12 जूल। लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, है ना, तो क्या लिखा जाएगा, 12 जूल ऐसे, यानी कैपिटल यूज किया जाएगा। क्लियर सभी को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने बात किया था कि अगर किसी यूनिट का, है ना, अगर किसी यूनिट का नाम किसी साइंटिस्ट के ऊपर है तो सिंबल जो होगा, उसका सिंबल जो यूज किया जाएगा विल बी ऑफ कैपिटल लेटर, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, फोर्स क्या है, फोर्स का न्यूटन, यूनिट का क्या है, सॉरी एनर्जी का क्या है, जूल, और जूल देखो ये कैपिटल। अगर आप सिंबल यूज कर रहे हो तो देख रहे हो कैपिटल मिल रहा है, और अगर आप क्या कर रहे हो, पूरा नाम लिख रहे हो तो स्मॉल लेटर से लिखना पड़ रहा है, ठीक है ना। बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये कब तक वैलिड है, ये जो हम लोग यूज करेंगे कैपिटल लेटर, ये कब तक वैलिड है, ये तभी तक वैलिड है जब यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे हो तब, ठीक है। अब आपका मर्जी हो गया सर, लेंथ का जो यूनिट होता है ना वो मीटर होता है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मेरा मन हो गया कि मैं इसके सिंबल को यूज करते हुए कैपिटल में लिख दूं, ठीक है। तो ये आप कैपिटल M लिख दिया, क्या आपने कैपिटल M लिख दिया, तो क्या ये सही होगा, नहीं होगा सही, ठीक है ना, ये गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल m लिखना पड़ेगा, ये सही है। और भी देख सकते हो, जैसे मास है तो मास का क्या यूनिट होता है, किलोग्राम, है ना, तो किलोग्राम आपने लिख दिया, किलोग्राम। तो आप जब इसके सिंबल को यूज करोगे तो स्मॉल क्या होगा, kg, है ना, स्मॉल में सारा कुछ होगा, तभी ये सही होगा। अगर किसी ने क्या किया, कोई एक बच्चा आया वो कैपिटल KG ऐसा लिख दिया, तो ये क्या है, गलत है। क्या सही होगा, kg, है ना, दोनों स्मॉल होना चाहिए। क्लियर है सभी को, ठीक है। और भी एग्जांपल अगर ले सकते हो तो ले लो। जैसे आपके पास टाइम है, तो टाइम का क्या होता है, सेकेंड, है ना, SECOND, सेकेंड। अब बताओ सेकेंड है तो क्या करोगे, यहाँ पे स्मॉल या कैपिटल लोगे तो स्मॉल लेना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। एक एक्सेप्शन है इस पूरे में, जो कैंडेला होता है। कैंडेला एक्चुअली लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी, है ना, तो लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी, इसका यूनिट क्या होता है, कैंडेला, इसका यूनिट क्या है, कैंडेला। और कैंडेला में हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं CD, उसमें ये दोनों क्या है, ये दोनों स्मॉल लेना पड़ेगा। कैंडेला इज द एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल, कि आपको उसमें साइंटिस्ट के नाम होने के बावजूद भी उसका पहला लेटर और दूसरा लेटर, यानी पहला लेटर उसके सिंबल को भी हम लोग किस में यूज करते हैं, स्मॉल लेटर में यूज करते हैं। मतलब साइंटिस्ट का नाम होने के बावजूद हम लोग इसके स्टार्टिंग वाले लेटर को कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे। ये एक एक्सेप्शन है, इसको आप चाहे तो नोट भी कर लेंगे कि कैंडेला जो है एक सिंगल एक्सेप्शन है इस पूरे रूल पे, जिसमें हम लोग उसके स्टार्टिंग वाले लेटर को भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखते। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो गाइडलाइन है वो क्या कहता है, वो कहता है कि कोई भी क्वांटिटी को आप लिख रहे हो, जैसे आप लिख रहे हो लेंथ, है ना, तो कोई भी क्वांटिटी को आप लिख रहे हो तो लेंथ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है ना, इसको लिखो पूरा सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, ऐसे करके ऐसे आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हो, मतलब कभी भी क्वांटिटी के बाद ये फुल स्टॉप आता ही नहीं, पहली बात, नंबर एक, है ना। दूसरी बात
कि अगर आपको लिखना है इसको सिंबल में, तो सिंबल में लिखोगे तो 25 सेंटीमीटर ये अटैच्ड होगा, दोनों एक साथ अटैच्ड होगा, है ना। 25 सेंटीमीटर ये क्या होगा, दोनों एक साथ अटैच, सी भी साथ में और एम भी साथ में। ऐसा नहीं कर देना कि लिख देना सर 25 cm, ये गलत है। तो ऐसे आप नहीं लिख सकते, दोनों क्या होना चाहिए, अटैच्ड होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो क्या है कि अटैच्ड होने के साथ साथ आप इसके प्लुरल फॉर्म को यूज नहीं कर सकते हो। जैसे सर एक के लिए हमने सेंटीमीटर यूज किया, तो एक से ज़्यादा के लिए हम सेंटीमीटर में सेंटीमीटर्स यूज करेंगे, है ना, सेंटीमीटर के जगह पे सेंटीमीटर्स यूज करेंगे। बहुत लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं 25 cms, है ना, तो ये भी क्या है, गलत है। तो यूनिट में हमेशा क्या यूज करते हैं हम लोग, सिंगुलर यूज करते हैं, सिंगुलर यूनिट को यूज करते हैं, उसके प्लुरल को यूज नहीं करेंगे। अच्छा, जब भी वर्ड को लिखा जाएगा, लेटर को लिखा जाएगा, तो वो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड होगा, ठीक है, प्लस किसी तरह का फाइनल फुल स्टॉप नहीं होगा। तीन चीजें आ गई इसमें। पहला क्या, पहला कि कभी किसी तरह का फाइनल फुल स्टॉप नहीं होगा। नंबर दो कि ये जो होगा दोनों अटैच्ड होगा। नंबर तीन कि इसके सिंगुलर फॉर्म को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। चलो इसको शब्दों में लिख के देखते हैं। तो ये देखो, मैंने शब्दों में इसको कुछ इस प्रकार से लिखा है कि सिंबल्स फॉर यूनिट डू नॉट कंटेन एनी फाइनल फुल स्टॉप, ठीक है। कभी भी अगर उसके सिंबल को हम लोग, किसी भी चीज़ के सिंबल को, यूनिट के सिंबल को यूज करेंगे तो उसके लिए कोई फाइनल फुल स्टॉप नहीं होगा, नंबर एक। और उसी में बोला है ऑल द एंड्स ऑफ लेटर अनअल्टर्ड इन द प्लुरल यूजिंग अनअल्टर्ड इन द प्लुरल। बस इतना ही देखो कि कह रहा है कि ऑल द एंड्स लेटर ऑफ द लेटर, मतलब लेटर का जो भी एंड होगा, जैसे न्यूटन है ना, तो न्यूटन को न्यूटन्स नहीं लिख देना है। कह रहा है रिमेन अनअल्टर्ड, इसका मतलब क्या होता है, बिना चेंज किए, है ना, रहने दीजिए बिना चेंज किए, ठीक है। और आपको एक बार यूजिंग ओनली क्या करना है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ यूनिट, यानी सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म ऑफ यूनिट यूज करना है। यानी कभी भी सेंटीमीटर को आप बोलने के क्रम में भी ऐसा गलती करते हैं, इतना सेंटीमीटर्स है सर, जी नहीं, मीटर्स नहीं होगा, सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब अगला जो इसके बाद गाइडलाइन आएगा, वो गाइडलाइन है कि आप जैसे आपको लिखना है जूल पर केजी पर केल्विन, है ना, अभी आया था ना जूल पर केजी पर केल्विन, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि जूल सर पर केजी पर केल्विन, ऐसे दो बार आपने ऑब्लिक यूज कर लिया, नहीं, आपको एक ही बार यूज करना है। बोला तो गया है दो बार पर केजी पर केल्विन, लेकिन यूज कितने बार करना है, एक बार, यानी कैसे, जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है ना। तो कहता है अगला गाइडलाइन वही है कि आपको हर हाल में कभी भी किसी भी यूनिट में ऑब्लिक, सिंगल ऑब्लिक यूज करना है, ठीक है ना। वही पर केजी पर केल्विन लिखने के लिए, पर मीटर स्क्वायर लिखने के लिए सिंगल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दो दो बार आप यूज कर दो, तब तो वैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा तो सर न्यूटन ऑब्लिक मीटर, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको भी बोला न्यूटन पर मीटर, तो ऐसे आप दो नहीं कर सकते, चाहे अलग भी रहता। जैसे यहाँ पे आया था अपने पास क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मान लो और रहता कुछ, एक और रहता है इसके साथ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर केल्विन रहता, तो ऐसे हम लोग नहीं लिखते, पर केल्विन भी रहता ना, तो इसी के साथ लिख देते, सेकेंड स्क्वायर के साथ ही। मतलब एक यूनिट में एक ही ऑब्लिक को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको भी मैं सब में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और आसान हो जाए आपके लिए। वैसे आपको नोट्स रहेगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जरूर नोट करेंगे उससे। तो शब्दों में क्या आया, यूज ऑफ ऑब्लिक इज रिकमेंडेड, मतलब ये किस लिए रिकमेंडेड है, फॉर इंडिकेटिंग ए डिवीजन, ठीक है, डिवीजन को इंडिकेट करने के लिए, और 1 लेटर यूनिट सिंबल, मतलब सिंबल में जैसे न्यूटन को एन लिखते हो ना, तो वैसे चीज़ों के लिए हम लोग जब भी डिवीजन का यूज करते हैं तो हम लोग यूज कर सकते हैं किसका, ऑब्लिक का, ठीक है। उसके बाद इसी में जोड़ा हुआ है नोट मोर देन 1 ऑब्लिक इज यूज्ड, मतलब एक यूनिट में कभी भी एक से ज़्यादा ऑब्लिक को यूज नहीं करना है, ठीक है। उसका साफ यहाँ पे देखो, कुछ एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये गलत है, ठीक है। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। डबल ऑब्लिक यूज करना क्या है, गलत है। यहाँ पे देखो जूल पर केजी, जूल पर केल्विन पर मोल क्या है, जूल पर केल्विन पर मोल, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि दो दो बार आप क्या कर दो, लगा दो ऑब्लिक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं, क्लियर है। अच्छा, जो इसके बाद नेक्स्ट वाला है उसमें क्या कहता है कि आपको जो भी प्रीफिक्स यूज करेंगे, जैसे आप यूज करते हो मिलीमीटर, है ना, लिखते हो ना 1 mm, तब तो कोई परेशानी नहीं, आप इसको mm कहते हो। एक्चुअल में ये है लिखा हुआ क्या पूरा, तो ये तो मिलीमीटर ना है, तो यहाँ पे m मिलीमीटर, ठीक है, तो ये मिलीमीटर है। अब देखो यहाँ पे मिली में और मीटर में किसी तरह का गैप आया है क्या, नहीं ना आया है। तो पहली बात तो गैप नहीं रखना है प्रीफिक्स और यूनिट के बीच,
प्रीफिक्स और यूनिट के बीच गैप नहीं रखना है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये हमेशा रोमन में ही लिखा जाएगा, ये वाला और ये वाला, है ना, ये रोमन में, रोमन और इटैलिक आपको याद आ रहा होगा, तो रोमन में ही लिखा जाएगा, यानी वर्टिकली अपवार्ड, है ना, जो भी लेटर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वर्टिकली अपवार्ड, बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो ये रोमन में लिखा जाना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन की प्रीफिक्स और यूनिट के बीच कभी भी किसी तरह का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको भी मैं शब्दों में लिख के देखता हूँ क्या आता है इसका, और आप लोग भी लिख चाहें तो लिखते जाएं साथ साथ। तो शब्दों में क्या आया, प्रीफिक्स सिंबल्स आर प्रिंटेड इन रोमन, ठीक है, वही लिखना किस में है, रोमन में, अपराइट टाइप, मतलब जो सीधा ऊपर की तरफ हो, ठीक है, विदाउट अ स्पेसिंग बिटवीन प्रीफिक्स सिंबल एंड यूनिट सिंबल। इवन आप सीधा भी लिख सकते हो, प्रीफिक्स और सिंबल के बीच किसी तरह का गैपिंग नहीं होना चाहिए, या फिर प्रीफिक्स सिंबल और यूनिट सिंबल के बीच किसी तरह का गैपिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो दोनों अटैच्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लो, 1 मेगावाट, 1 मेगावाट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पे किसी तरह का गैप है क्या, एम और डब्ल्यू के बीच, नहीं है। यहाँ पे मेगा और वाट के बीच कोई गैप है क्या, नहीं है ना, मेगा और वाट के बीच किसी तरह का गैप नहीं है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर, तो सेंटी और मीटर में किसी तरह का गैप नहीं दिया गया, वो सीधा चलता गया। तो सीएम में भी यहाँ किसी तरह का गैप नहीं मिला, है ना। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻² सेंटीमीटर के इक्वल होता है। 1 किलोमीटर, देखो किलो और मीटर में किसी तरह का गैप नहीं है। तो और KM यहाँ पे लिखा हुआ है, K का मतलब किलो, M का मतलब मीटर, और 10⁻³ मीटर इसको कहते हैं। 1 माइक्रो सेकेंड, देखो माइक्रो और सेकेंड के बीच भी किसी तरह का गैप नहीं है। और ये देखो सिंबल लिखा हुआ है माइक्रो का, है ना, और ये क्या सेकेंड है, तो 10⁻6 सेकेंड, ठीक है। अब जो आगे आता है अगला गाइडलाइन जो है, अगला रूल जो है, ठीक है, वो ये कहता है कि कभी भी हम लोग प्रीफिक्स को अकेला यूज नहीं करते, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। कभी भी प्रीफिक्स को अकेला यूज नहीं करते हैं, वो जब भी यूज होगा तो किसके साथ यूज होगा, यूनिट के साथ यूज होगा। और कहाँ पे रखा जाएगा, ऐसा नहीं कि यूनिट के बाद रख लेना, न्यूटन मेगा, है ना, ऐसा नहीं कि जैसे 10 मेगावाट अभी आपने लिखा था 10 मेगावाट, तो आप कभी ऐसा नहीं लिख सकते हो कि सर पहले वॉट लिखने का मन कर रहा है, अब लिखने का मन कर रहा है मेगा, तो ये गलत है, ठीक है ना। ये हर हाल में यूनिट से पहले आता है, प्रीफिक्स हमेशा हर हाल में कहाँ आता है, यूनिट से पहले। और एक बात को और ख्याल रखें कि कभी भी अकेला यूज नहीं होगा। कौन अकेला यूज नहीं होगा, बताओ बताओ बताओ, कौन अकेला यूज नहीं होगा, प्रीफिक्स अकेला कभी भी यूज नहीं होगा, ठीक है, उसके साथ हमेशा कोई ना कोई यूनिट रहेगा, ठीक है ना। उसको भी वर्ड में लिख के देखते हैं क्या आता है। तो देखो लिखा गया, ए प्रीफिक्स इज नेवर यूज्ड अलोन, इट ऑलवेज अटैच्ड टू ए यूनिट सिंबल। किसी यूनिट सिंबल के साथ वो हमेशा अटैच रहेगा, कौन, प्रीफिक्स। एंड रिटन और फिक्स्ड बिफोर द यूनिट, वो हमेशा यूनिट से पीछे लिखा जाएगा, यूनिट के बाद नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक और आता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि 10 माइक्रो सेकेंड को आप माइक्रो ऐसे सिंबल यूज करोगे और सेकेंड के लिए सिंबल यूज करोगे। अगला जो गाइडलाइन है, लास्ट वन, कि यूज ऑफ डबल प्रीफिक्स इज अवॉइडेड। हमेशा आप डबल प्रीफिक्स को प्रेफर ना करें। अगर अवेलेबल है सिंगल प्रीफिक्स, ध्यान से सुनेंगे, अगर अवेलेबल है सिंगल प्रीफिक्स तो आप उसको सिंगल ही यूज करेंगे उसके लिए, ना कि डबल यूज कर देना। मतलब क्या कह रहे हो सर, जैसे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एग्जांपल देखो 1 नैनोमीटर का, ठीक है ना, 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर लिखना सही है, 10⁻⁹ मीटर है, नैनोमीटर लिख दिया मैंने। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल आ गया। अब किसी खुराफात दिमाग में ये आया कि सर इसको मुझे लिखना है 1 मिली माइक्रो सेकेंड, जस्ट क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि उसने बोला सर आप ही ने तो बताया था क्या कि मिली का मतलब होता है 10⁻³ और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, है ना। तो सर ये मिला जुला के कितना हो गया, 10⁻⁹, तो ये भी तो सही है। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप प्रीफिक्स लिख रहे होगे तो वहाँ पे पहले कोशिश ये करना है आपको कि उसका सिंगल कोई प्रीफिक्स मिल जाए। अगर सिंगल प्रीफिक्स नहीं मिलता है तब हम लोग इसको यूज करेंगे। अगर सिंगल प्रीफिक्स किसी के लिए मौजूद है और आप उसके लिए डबल प्रीफिक्स यूज कर रहे हो तो उसको गलत माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ गाइडलाइंस थे, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग यूनिट को लिखेंगे, ध्यान रखेंगे बहुत सारे गाइडलाइन कि गैप नहीं रखना। ये सब जितने भी 4-5 मिले आपको, उन चारों को एक बार आप पढ़ के, ठीक है, उसके बाद यूनिट लिखना शुरू करेंगे और आपको बहुत सारा चीज़ और क्लैरिटी के साथ समझ आएगा बात, ठीक है। जैसे बुक्स में आप देखते हैं लेकिन उस चीज़ को एनालाइज नहीं कर पाते थे, अब आपके पास सारा रूल पता है आपको, तो आप ना बुक्स में देख के ये पता कर सकते हो कि क्यों, कहाँ पर गैप होना चाहिए और कहाँ पर गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये लेक्चर को हम लोग ख़त्म करते हैं, ठीक है, और अगले क्लास में मिलेंगे तो कुछ और बात करेंगे फिर। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बाय एवरीबॉडी।